Hello friends, welcome back my YouTube channel J Grand Education. This is An Gaurav Kumar and today we will discuss a new physical laws, that is law of conservation of energy and law of conservation of mass. First of all, we will discuss the definition of the law of conservation of energy. What is the definition of the law of conservation of energy? The total energy in an isolated system remain constant, same or conserved. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एनर्जी है आइसोलेटेड सिस्टम में वो रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व ही रहेगी। और इसकी अनदर डेफिनेशन है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, क्या हुई डेफिनेशन? मैं इधर ऊपर डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले। तो क्या हुई डेफिनेशन? द टोटल एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। कि जो भी टोटल एनर्जी है आइसोलेटेड सिस्टम में वो क्या है? कंजर्व्ड है, मतलब कि कांस्टेंट है। तो मैं ऐसे बता देता हूँ। सबसे पहले मान लो कि ये है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जिसमें कि ना तो कोई फोर्स एक्ट करेगी और ना ही इसमें एनर्जी एक्सचेंज होगा और ना ही मास का एक्सचेंज होगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे मान लो कि एनर्जी है पार्टिकल्स की, काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे अब ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है क्योंकि ये क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे पार्टिकल्स का जो एनर्जी है वो एक्सचेंज नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा ई का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ एनर्जी। चेंज ऑफ एनर्जी क्या आएगा? जीरो आएगा। तो मतलब कि जो एनर्जी सिस्टम में है वो कंजर्व्ड है। ये आप थर्मोडायनेमिक्स में इससे अच्छी तरह से पढ़ोगे, इसलिए मैं इसकी डेफिनेशन जो आपकी रेफरेंस की बुक में दी हुई है उसी में से करवाता हूँ। ठीक है, तो आपकी जो रेफरेंस की बुक में आपको जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उन्हीं को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो है फ्री फॉलिंग बॉडी की। क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं फ्री फॉलिंग बॉडी की। सबसे पहले आप मान लो ये है ग्राउंड, इसकी सर्टेन हाइट मतलब कि सर्टेन हाइट मान लो h है। यहाँ तक इसको हमने ऑब्जेक्ट को ही इसको ऊपर की तरफ ले गए, मान लो इतनी हाइट के ऊपर ले गए इसको। मान लो ये मार्कर उठाया मैंने, ये ग्राउंड था, इतनी ऊपर ले गया मैं इसको। अब यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी किस कारण आई? इसकी पोजीशन चेंज करने के कारण। तो यहाँ पे क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे ये स्टॉप है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? जीरो, क्योंकि यहाँ पे ये कोई मोशन नहीं होना। काइनेटिक एनर्जी की मत है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन नहीं होगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगी। तो यहाँ पे हम जीरो आएगी और टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी के। टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे हमें ये इस टाइम रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? जीरो। जब हम टोटल एनर्जी देखेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। अब जब हम इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ फॉल करेंगे, मतलब मान लो कि ये नीचे की तरफ फॉल हुआ, ये ग्राउंड है, यहाँ पे सर्टेन हाइट पे मार्कर था, तो ये मान लो इधर ऐसे नीचे की तरफ आया तो इसके मिड पॉइंट में क्या होगा? मिड पॉइंट पे इसकी होगी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम धीरे धीरे इसको नीचे गिराएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, और इन दोनों का सम क्या होगा? टोटल के ऊपर। मान लो यहाँ पे टोटल एनर्जी थी 10। ठीक है, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी 10 जूल की। मान लो हम इसको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे जब पहुँच रही है, यहाँ पे थी पोटेंशियल एनर्जी थी 5 जूल और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी 5 जूल तो इक्वल टू 10 जूल। ठीक है, यहाँ पे 10 जूल तक पहुँची और यहाँ पे ग्राउंड पे टच करने से पहले, ग्राउंड पे टच करने से मान लो कि 2-3 सेकंड पहले, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जो इसकी जो पूरी पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? जीरो, क्योंकि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी पूरी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी 10 दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। अब यहाँ पे ये जब नीचे टकराएगा इसके साथ तो यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी निकलेगी? एक तो हीट एनर्जी निकलेगी और एक साउंड एनर्जी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी जो एनर्जी है वो कंजर्व रही 10 जूल 10 जूल 10 जूल। जब हमने इसको यहाँ पे हाइट पे रखा था तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी 0 और जो टोटल एनर्जी वो थी 10 जूल के बराबर, ठीक है। अब जब हम धीरे धीरे इसको छोड़ेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 10 से 5 गए, 10 में से 5 गई तो 5 जूल कम हुई। वो एनर्जी जो 5 जूल कम हुई वो यूटिलाइज होगी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। तो यहाँ पे 5 और 5 10 जूल आ गया और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो 0 थी और काइनेटिक एनर्जी 10 थी। तो यहाँ पे आ गया टोटल एनर्जी 10। अब यहाँ पे देखो कि ये कंजर्व है ना, यहाँ पे भी 10 जूल थी, यहाँ पे 10, तो टोटल एनर्जी 10 जूल हर एक पॉइंट पे 10 जूल की रही। अब यहाँ पे नीचे जब टकराया था तो ये हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी को मिलाएंगे तब भी ये टोटल एनर्जी 10 जूल की बनेगी, ठीक है। और जो सेकंड एग्जाम्पल थी वो थी पेंडुलम की। पेंडुलम की एग्जाम्पल थी दूसरी से। तो जो पेंडुलम है वो होता है, मान लीजिए पेंडुलम है। अब इसको आप जब मान लीजिए पेंडुलम डिस्टेंस x दैट इज इक्वल टू 0, जब आप इसको इधर ले गए, मान लो मैंने इसको खींच के इधर ले गया, यहाँ पे डिस्टेंस मान लो x इज इक्वल टू x है, ठीक है। जब आप इसको इधर छोड़ो, इधर पकड़ोगे तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी I, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी 0। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। और जैसे जैसे आप इसको धीरे धीरे छोड़ोगे यहाँ पे, जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी इसकी I होगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी 0। अब ये जैसे जैसे धीरे धीरे ये ऊपर इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसकी जो मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे हाई थी वो डिक्रीज होने शुरू हो जाएगी और क्या किस एनर्जी में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी पे। और जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी I। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल थी और यहाँ पे टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल थी। तो ऐसे होगी। तो मान ली यहाँ पे 10 यहाँ पे 15 जूल एनर्जी इसमें यहाँ पे आई, इसको जब हम इधर लेके तो यहाँ पे 50 जूल की एनर्जी थी जो कि कंजर्व हुई इस यहाँ पे 50 जूल ही रहेगी और यहाँ पे टोटल एनर्जी 50 जूल ही रहेगी। तो ये थे एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसकी डेफिनेशन है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एन केमिकल रिएक्शन। The mass can neither be created or not be destroyed in a chemical reaction. The total mass in our universe remain constant या फिर conserved। यहाँ पे क्या आएगा, mass can neither be let's समझ उसमें created or not be destroyed in a chemical reaction, ठीक है। ये बेसिकली आपकी केमिस्ट्री में आएगा, फिजिक्स में नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो मास है किसी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए है मास है इसका मात्र का, तो इसको मैं ना तो क्रिएट कर सकता हूँ, इसमें मैं मतलब कि और मास तो लगा नहीं सकता और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। इस मास को मैं डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अब ये वाले इन दोनों की लिमिटेशन आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी की। तो वो लिमिटेशन क्या है, वो आइंस्टाइन ने E दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर इक्वेशन से प्रूव किया था कि एनर्जी और जो मास है वो इंटर कन्वर्टिबल है। बट जब ये लॉ डिस्कवर हुए थे तो उनका मानना था कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया था कि जो मास है उसको हम एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और जो एनर्जी है उसको हम मास में भी बना सकते हैं। तो वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, कि हम मास को, ठीक है। तो लिमिटेशन
limitations of law, discussing the law of conservation of mass and energy is क्या थी वो, आइंस्टाइन ने प्रूव किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ये आइंस्टाइन ने प्रूव किया था कि जो मास और एनर्जी है इंटर कन्वर्टिबल्स, विच मीन्स मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है। अब जो मास है इसमें क्या हुआ था, E दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में भी। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है न्यूक्लियर और एटॉमिक बॉम्ब। जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसमें जो न्यूक्लियर सब्सटेंसेस मतलब कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम वगैरह होता है एटॉमिक बॉम्ब में। तो जब यूरेनियम उसमें डाला जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब में, तो जब वो बॉम्ब किसी भी देश या किसी भी जगह गिराया जाता है तो उसमें जो यूरेनियम का मास होता है वो पूरा मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और उस एनर्जी के कारण जो तबाही होती है उसी के वो इसी लॉ के कारण होती है। ई दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर। मान लो न्यूक्लियर या एटॉमिक बॉम्ब है, उसमें जो यूरेनियम डाला होता है ना, उस यूरेनियम कोई ना कोई मास तो होगा ही। अब उस मास को हम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, और इसी एनर्जी के कारण जो डिस्ट्रॉय होती हैं बिल्डिंग्स वगैरह वो इस मास के कारण और इस लॉ के कारण होती हैं। ई दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहाँ पे ई क्या है, यहाँ पे ई है एनर्जी, एम क्या है मास, और सी स्क्वायर क्या है स्पीड ऑफ लाइट। I hope you will understand and this lecture was completed, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम पे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।